कहते हैं कंसिडरेशंस को। कंसिडरेशंस के डेफिनेशंस पार्ट को डिस्कस करने के बाद सेक्शंस 2 क्लॉज डी पढ़ेंगे इसको। कंसिडरेशंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डूइंग समथिंग, पहला पॉइंट बोल रहा है कुछ करने का बात जब होता है, एंड दूसरा अब्सटेन मीन्स अपने आप को रोकना, वैसा नहीं करना भी कंसिडरेशंस कहलाता है। और कंसिडरेशंस इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी सेक्शन 25 को छोड़ के कुछ बातें लिखी हुई है, उसके अलावे अगर कंसिडरेशंस नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यह कंसिडरेशंस मूव करना चाहिए एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मींस प्रोमिसर जैसा चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप उसमें कुछ बदलाव करते हैं तो नेचुरल सा बात है, वह कंसिडरेशंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। एंड कंसिडरेशंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके अगर डाउट है, लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था फ्यूचर कंसिडरेशंस क्या हो सकता है, पास्ट क्या हो सकता है। प्रेजेंट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्रेजेंट में अभी मैं प्रेजेंटली आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू एंड यू आर पेइंग फॉर दैट सर्विस, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशंस। पास्ट कंसिडरेशंस, think you have paid me 1 years back any amount and right now I am providing service to you, that is the past। for मेरे लिए वो क्या है, पास्ट में कंसिडरेशन से मिला, आपको भी प्रेजेंट में मिल रहा है। एंड फ्यूचर, फ्यूचर में आज के डेट में मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया, उसके बदले में 2 साल बाद अगर आप मेरे को पेमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए वो फ्यूचर का मीन्स मेरे लिए तो फ्यूचर सॉरी, अगर कोई सर्विस आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको लेकिन उसका पेमेंट 2 साल बाद अगर मिलता है तो क्या होगा, मीन्स मुझे वो फ्यूचर में कंसिडरेशन से मिलेगा। कंसिडरेशन जो है सो एग्जीक्यूटेड हो सकता है या एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मींस ऑलरेडी मींस बोथ पार्टी हैज परफॉर्म्ड देयर पार्ट। एग्जीक्यूटरी मींस अभी परफॉर्म होना बाकी है। देखिए, a consideration which consists in the performance of an act is said to be executed. When it consists in a promise, it is said to be executed. The promise by one party may be considerations for an act by some other party and vice versa। एक एग्जांपल इसमें जो लिया हुआ उसको बात करते हैं। ए जो है सो पे करता है बी को 5000 टू डिलीवर हिम, बी प्रोमिस करता है डिलीवर करेगा सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वेट विद इन ए मंथ। तो इन दिस केस क्या हुआ, ए जो है सो ऑलरेडी पेड कर दिया, पेज दी अमाउंट, तो एग्जीक्यूटेड हो गया। whereas B merely makes a promise, therefore the considerations paid by A is executed, लेकिन B के द्वारा जो है सो वह एग्जीक्यूटरी है। B अभी परफॉर्म नहीं किया है तो यह एग्जीक्यूटरी है। कंसिडरेशंस में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, यहाँ पे इन चीजों को देख के हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है डन और abstain from doing, मींस पॉजिटिव एंड abstain from doing। Doctrine of past considerations are recognitions of a past. In order to support the promise, a past considerations must move by a previous request। यह एक जनरल प्रिंसिपल क्या है, जो considerations is given and accepted in exchange of the promise। मीन्स आपको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है और आप उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशंस। If past may be the motive but cannot be the real considerations of a subsequent promise, but in the event of service being rendered in the past at the request of the promisor and the subsequent promise is regarded in admissions that past considerations was not gratuitous। इसका मतलब होता है, मतलब अगर कोई सर्विस हम आज के डेट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम इस फ्री सर्विस के इरादे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं,
और 2 साल बाद आप वो पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे पास्ट कंसिडरेशन, मीन्स आपने जो सर्विस अवेल किया था दैट वाज पास्ट कंसिडरेशन फॉर यू, उसके बदले में आज मुझे पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में बहुत अच्छे से लिया, देखिए ए परफॉर्म करता है सम सर्विस टू बी एट हिज डिजायर, मीन्स बी के डिजायर पे ए कुछ काम कर देता है। ए पॉइंट से बहुत केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको समझिएगा। मैं बार बार इसको फोकस क्यों कर रहा हूं, जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन जहां आएगा वहां पे मैं चाहूंगा उस चीजों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना आपको। ए क्या करता है, परफॉर्म करता है सम सर्विस टू बी एट हिज डिजायर। चलिए ठीक है, ए परफॉर्म करेगा, परफॉर्म कर देता है सम सर्विस टू बी एट हिज डिजायर। 1 सप्ताह बाद बी प्रॉमिस करता है टू कंपनसेट ए। बात को समझिएगा, यहां पे ए ने काम कुछ कर दिया बी के लिए, बी के डिजायर पे, बट पैसे की बात नहीं हुई। उस वक्त ए ने सर्विस प्रोवाइड कर दिया, पैसे की बात नहीं हुई, लेकिन 1 सप्ताह बाद बी प्रोमिस कर देता है, भाई मैं तेरे को कंपनसेट करूंगा, तूने जो मेरे लिए काम किया है डन बाय हिम। तो यही कहा जाता है पास्ट कंसिडरेशंस। तो पास्ट किसके लिए, ए ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया बी को सर्विस, तो बी को ऑलरेडी सर्विस मिल चुका है, उसके बदले में आज वो कंसिडरेशंस देने के लिए तैयार है। मिस ये जो नया जो देखिए यहाँ पे ये नया जो भी प्रोमिस कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेट करने का, एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ पेइंग मनी, बट लेटर ऑन आफ्टर ए वीक बी बोलता मैं तेरे को कंपनसेट करूंगा। तो बी जो अब तो बोलेंगे सर बी को तो अभी तो कुछ सर्विस मिल नहीं रहा है और बी कंपनसेट कर रहा है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, इनफोर्सेबल होगा, क्योंकि कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है। तो अपने कहेंगे सर जो यहाँ पे जो है कंसिडरेशन पास्ट में मिल चुका है बी को, जिसके बदले में आज बी कंपनसेट करने के लिए तैयार है, तो इसलिए पास्ट कंसिडरेशन है बी के लिए और यह कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वैलिड होगा। अगर बी फेल करता है तो ए कैन स्यू फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस। ये बहुत छोटा सा लाइन, 2 लाइन आपके 5 मार्क्स को बहुत ही सिक्योर करता है। इस केस लॉ को एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए, पास्ट कंसिडरेशंस कैसे बनता है। कंसिडरेशंस नीड नॉट बी एडुकेट, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इन एरिया से, क्या कंसिडरेशंस एकदम एडुकेट होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कंसिडरेशंस होना चाहिए, यह जो बात करता है लॉ कानून बात करता है सेक्शंस 2 क्लॉज डी नीड नॉट एडुकेट, कोई जरूरी नहीं है जो एकदम एडुकेट ही होना चाहिए। अब प्रोफेशनल मान लीजिए फाउंडेशन का सर्विस का जो भी चार्ज है मीन्स ये वेरी करता है 10,000 टू 25,000, तो इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पार्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट बी अप्रोप्रिएटली ऑफ इक्वल वैल्यू। यह जो समथिंग something which law would regard as having some value, having some value में कंसिडरेशंस का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बस दिमाग में यही बात रखना है। कंसिडरेशंस का लैटिन वर्ड होता है क्यूड प्रो क्यू, उसको याद रखना है। समथिंग इन रिटर्न को याद रखना है, एंड इक्वल नहीं भी हो सकता है। देखिए सेक्शन 25 का यहाँ पर रेफरेंस ले रहा है, करे एन एग्रीमेंट टू व्हिच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन is not void merely because the considerations is inadequate, मीन्स कंसिडरेशंस एडुकेट नहीं है उसके ग्राउंड पे कंसिडरेशंस को void करार नहीं दिया जा सकता है। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसको हम लोग एक्सेप्शन जब सेक्शन 25 में जाएंगे तो बात करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं?
क्योंकि लास्ट क्लास कुछ कर रहे थे तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में, मतलब चीजों को जो हमने छोड़ा था या जिस एरिया को थोड़ा सा कमजोर करके रखा था उसको मैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कंसिडरेशंस मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। मीन्स अभी प्रेजेंट में जो ड्यूटी है उसके कंसिडरेशंस मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। कहने का मतलब यह जो प्रतिफल है एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस का निष्पादन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट बात कर रहे थे पास्ट का भी। तो परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट बाय पर्संस हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसीडरेशंस फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। हेंस ए प्रॉमिस टू पे मनी टू ए विटनेस इज वॉइड। बात को समझिएगा, अगर कोर्ट के दायरे में अगर कोई घटना घटित होता है और उसमें अगर आप विटनेस बनते हैं और उसके बदले में पैसे का लेन देन होने की बात हो जाती है, जो मैं गवाही दूंगा। सपोज एक सुशांत एसएसआर केस लेते हैं अभी, इसमें पिठानी है, सिद्धार्थ पिठानी आई विटनेस है, उस घटने का चश्मदीद गवाह है क्योंकि वो सीन में था। और वह किसी से भी, मान लो रिया चक्रवर्ती से ही उसके और रिया चक्रवर्ती के बीच में बात होती है, जो देखो तुम ऐसा सा बोलना और ऐसा सा बोलोगे तब तुमको हम तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे। लेटर ऑन रिया चक्रवर्ती डिनाई कर जाती है और सिद्धार्थ पिठानी कोर्ट में जाता है, बोलता है जो मुझे तो मेरे और रिया चक्रवर्ती के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 करोड़ का, एज ए विटनेस 1 करोड़ का ये पैसा देने की बात की थी, बट अभी डिनाई कर गई है और नहीं दी है। तो कानून बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वह वैलिड है या नहीं। इस लाइन को पढ़ के समझते हैं। जो भी परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, अगर कोई लीगली अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस हमारी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने का, तो उसके बदले में जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वह वैलिड नहीं होगा। क्योंकि आप, कानून कहता है आपने अगर घटना पे है तो आपको विटनेस बनना है, आपको गवाही देना है, तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो उसके बदले में जो आप पैसे का लेन देन करने की बात कर रहे हैं वह वैलिड नहीं होगा। वह प्रोमिस टू पे मनी टू ए विटनेस इज वैलिड, क्योंकि विदाउट कंसिडर hence such a contract is void for want of considerations. Similarly, an agreement by a client to pay to his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee in the event of success of the case would be void since it without considerations. इस लाइन को समझाते ही, पहला वाला केस किसी घटना से था, दूसरा वाला केस प्रोफेशनल को लेके, क्लाइंट को लेके। आप सीए हैं, ठीक है, आप सीए हैं, अपने क्लाइंट को कहते हैं, आपको क्लाइंट ने एंगेज किया और फी के ऊपर सर्टेन सम ओवर एंड अबव द फी, अगर आप क्लाइंट को और आपके बीच में बात होती है, जो अगर हम मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई केस चल रहा है और फीस की बात हो गई 25,000 और क्लाइंट और आपके बीच में डील होता है, जो अगर हम केस को आपका विन करके लाते हैं तो आपको फीस के एबव भी मुझे कुछ देना होगा, कोई परसेंटेज उस अमाउंट का, 5%, 10%, ऐसा होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल हम लोग एज ए प्रोफेशनल हम लोग, हमारी राइट्स है ओनली फॉर प्रोफेशनल फीस, नॉट फॉर कमीशन। कमीशन बेस अपने काम नहीं यहाँ पे करना है। जो ओवर एंड अबव द फी, अगर केस जीत जाते हैं तो आपको ये पैसा देना होगा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपने काम किया, उसके बदले में कंसिडरेशंस में आपको पैसा मिलना है। ओवर एंड अबव की जो बात हुई वह भी वॉइड होगा। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नॉट, नो डाउट। कंसिडरेशंस मस्ट, अच्छा नेटवर्क, आप आवाज में कहीं से कोई दिक्कत भी हो रही है क्या? Okay. Considerations must be real and not illusory. Illusions का मतलब होता है भ्रम
माइक भ्रम वाली बात नहीं होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। इट मस्ट बी समथिंग होना चाहिए, कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए जिसको अटैच किया जा सके, व्हिच द लॉ अटैचेस सम वैल्यू। लीगली होना चाहिए, फिजिकली, इफ इट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, it is not considerations, it is not a valid considerations। अगर कोई भी चीज ऐसा है जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे सूरज, आप किसी को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर तुम मेरे को 1 करोड़ रुपया दोगे तो मैं चांद ला दूंगा। एक लड़का एक लड़की से वादा करता है जो 1 करोड़ रुपया देने से मैं चांद ला दूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यह इम्पॉसिबल चीज है, नहीं हो सकता है। तो यहां पे यह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, void होगा। जब भी परफॉर्मेंस अगर इम्पॉसिबल है, परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आपके बोला, एक मैन बोलता है, प्रोमिस करता है डिस्कवर करेगा ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना, मीन्स खजाना का डिस्कवर करेगा बाय मैजिक, जादू के द्वारा, तो कहा जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, void हो गया। एंड कंसिडरेशन जो होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इन तीनों बात को समझ, अनलॉफुल करने का मतलब होता है कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इमोरल मतलब नैतिकता के बाहर नहीं होना चाहिए, और सरकार की जो नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर कंसिडरेशंस इन तीनों को तोड़ने का कोशिश करता है तो वह कंसिडरेशन लॉ मींस वैलिड नहीं होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इस केस लॉ में देखते हैं हम लोग, देखिए ए एग्री होता है, ए एग्री करता है सेल करने के लिए 2 लाख रुपए में कार, और A is under obligations to give a car to B and B has the right to receive the car on payment of 2 लाख। सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंसिडरेशंस में एक के लिए कार है, एक के लिए पैसा है। And B is also under obligations to pay 2 lakhs to A and A has right to receive 2 lakhs। तो ये क्या है, एकदम लॉफुल है, अनलॉफुल नहीं है। लेकिन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए आप स्कूटी से जा रहे थे और रास्ते में आपने ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया, और उसके बदले में आपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को पैसे के लेन देन की बात हो गई। नो, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वो कंसिडरेशंस उस ट्रैफिक ऑफिसर्स के लिए नहीं, तो वह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा पैसा लेन देन का, वह वाइड होगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी, क्या सूट थर्ड पार्टी के द्वारा फाइल किया जा सकता है? तो यहां पे कह रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं द कंसिडरेशंस फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, मींस थर्ड पार्टी के द्वारा कंसिडरेशंस मिल सकता है, बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट sue ऑन कॉन्ट्रैक्ट। Only a person who is a party to a contract can sue on it। मान लीजिए ए स्टूडेंट है और
वीकेंड कॉमर्स के साथ डील हुआ है फीस पेमेंट करने का। बट होता क्या है, स्टूडेंट ना फीस पेमेंट करके उसके बदले में कोई उसका फ्रेंड या कोई भी दूर दराज रिलेटिव फीस को पेमेंट कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कंसिडरेशंस फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन हो गया? स्टूडेंट के अलावा जो भी है वो थर्ड पार्टी है। तो क्या थर्ड पार्टी अगर बाय द वे कोचिंग संस्थान कहीं से फेल करता है, तो क्या कोचिंग वह जो थर्ड पार्टी पेमेंट किया है वह सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो सिंपली नहीं कर सकता है। कुछ केसेज हैं उसको छोड़ के वह थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। राम और श्याम है। राम किसी दुकान से कोई सामान खरीदता है और वह पेमेंट नहीं कर पाता है। राम पेमेंट नहीं कर पाता है श्याम को। कई अरसों बाद राम का जो दोस्त जो मोहन है वह जब श्याम से मिलता है तो श्याम उसको बोलता है और बदले में वहां पे जो मोहन है पेमेंट कर देता है। तो मोहन यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव सप्लाई हुआ है अगर श्याम के द्वारा, तो उस कंडीशंस में मोहन सू फाइल नहीं कर सकता है। अब यहां पे देखते हैं तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। एक देखिए दो वर्ड यहां पे है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशंस एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। एक पी बोल के बंदा है जो इंडेप्टेड है, किसका? क्यू का। वह कर्ज लेके बैठा हुआ है, जैसा कि यहां पे राम ही कह देते हैं और यहां पे श्याम। राम और श्याम सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू आर। आर जो है सो इंडेप्टेड है, किसका? श्याम का। और सेल्स करता है हिज प्रॉपर्टी टू आर। आर मान लो मोहन है। एंड आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेट अमाउंट टू क्यू। इस कंडीशंस में आर प्रोमिस कर लेता है जो उस डेट को, जो पहले से डेट है उसको पेमेंट कर देगा। इफ आर फेल्स टू पे, अगर आर जो बाद में कमिट किया है अगर फेल्स टू पे, देन इन सच सिचुएशंस क्यू हैज नो राइट टू स्यू, क्योंकि आर इज स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। आर इज स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। उसने सिर्फ, क्योंकि उसके बदले में उसे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके बदले में जो प्रॉमिस किया है वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पे जो है बंदा स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है। अब आगे है, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यही कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है वह सू फाइल नहीं कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, एनीवन कैन कम। अब एसएसआर का केस ही मैं बात कर लेता हूं। एसएसआर के केस में आपने देखा होगा उनके पेरेंट्स जब बहुत दिनों तक एफआईआर फाइल नहीं हुआ तो उनके पेरेंट्स ने सूट फाइल मतलब एफआईआर लॉन्च किया। क्या है इस केस से? आप समझिए, जो कोई भी आके किसी के बारे, जी साउंड नहीं आ रहा क्या? अब आ रहा है क्या? हेलो सर आ रहा है। अच्छा आ रहा है। तो स्ट्रेंजर कोई भी एनीवन एसएसआर के केस में एफआईआर जाके नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? उसका जो रिलेटिव्स है, लीगल हायर्स है, वही सूट फाइल कर सकता है।
मींस a stranger to a contract cannot file the suit. तो यही कहानी है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं इन केस ऑफ ट्रस्ट। ये आपका जो है सो एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है। सिंपली आप कहेंगे स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल ए सूट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है जो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल ए सूट, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। In that conditions, even a stranger to a contract may enforce a claim. Enforce a claim. कब? In the case of trust. In the trust. तो ट्रस्ट को समझते, ट्रस्ट होता क्या है? आप लोग को मैं ऐसा एग्जांपल अभी ले रहा हूं, ट्रस्ट के बारे में बताता हूं। अकाउंट्स में आपने डिवेंचर पढ़ा होगा, और डिवेंचर के अंदर में आपने डिवेंचर ट्रस्टी का नाम सुना होगा। सुने हैं डिवेंचर ट्रस्टी का नाम? आप लोग सिलेबस में है, डिवेंचर पढ़ना है? हेलो, यही सब पढ़ना। अब पढ़ना है। सुने हैं डिवेंचर ट्रस्टी? डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में सुने हैं आप लोग? नो सर। नो, ओके, नो इशू। होता क्या है? सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। डिवेंचर जब इशू किया जाता है उस केस में डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होता है। तो ट्रस्टी होता क्या? आपने बहुत नाम सुना होगा ट्रस्टी का। ट्रस्टी क्या होता है? वह किसी का हित को ध्यान में रखते हुए काम करता है। तो नाम है डिवेंचर ट्रस्टी, तो किसका हित का ध्यान रखेगा? डिवेंचर होल्डर्स का। तो होता क्या था, पहले जो कंपनियां डिवेंचर इशू करती थी और उस पैसे को गलत इस्तेमाल करके और बाद में डिवेंचर होल्डर को पैसा नहीं देती थी, तो हमारा गवर्नमेंट ने यह डिसीजंस लिया, एक रूल लाया और उसके अंदर में कहा जो डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होना होगा, और वह जो ट्रस्टी होंगे वह डिवेंचर होल्डर के हित को ध्यान में रख के काम करेंगे। अगर कंपनी उनके हित में कुछ भी, उनके हित के विरुद्ध जाके काम करती है तो ट्रस्टी जो है सो कंपनी को रोकेंगे। अगर रोकने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं, मतलब फिर भी कंपनियां करती है तो वह कंपनी के ऊपर सूट फाइल करेंगे। इन केस तो अब देखिए, डिवेंचर है, डिवेंचर होल्डर है और कंपनी है। ट्रस्टी तो बीच में कहीं से नहीं है। ट्रस्टी तो एक थर्ड पार्टी है, उसका रोल एक एज ए थर्ड पार्टी है। बट इन केस ऑफ ट्रस्ट, जब भी किसी बंदे को ट्रस्ट के रूप में, किसी एसेट्स के ट्रस्ट के रूप में, किसी व्यक्ति के ट्रस्ट के रूप में अगर अपॉइंटमेंट होता है, तो ऑल्दो बेनिफिशियरी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, फिर भी अगर उसके अहित में कुछ काम हो रहा है तो वह उसे सूट फाइल करेगा। क्लियर? तो इन केस ऑफ ट्रस्ट के केस में स्ट्रेंजर पार्टी भी सूट फाइल कर सकता है। A beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settlor and trustee. अरे भाई कितना बार कह चुके हैं, सुबह में क्लास रहता है भाई, 12 बजे के बाद कॉल कीजिए, क्लास ले रहे हैं। इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट में बात को समझिएगा। एक परिवार में 4 सदस्य है, 4 भाई है। एक भाई मुंबई रहता है, एक भाई गुजरात रहता है, एक भाई दिल्ली रहता है और एक भाई मुजफ्फरपुर में रहता है। पिताजी जीवित हैं। तो होता क्या है, अब चारों भाइयों को तो प्रॉपर्टी में हक है, लेकिन मुंबई वाला और गुजरात वाला के पास इतना समय नहीं है। जो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मिस फैमिली का जो एसेट्स है उसका जब बंटवारा हो रहा था, डिविजन्स हो रहा था, तो ये दोनों भाई ने प्रेजेंट नहीं हुआ। तो मुजफ्फरपुर वाले और पिताजी ने मिलके और दिल्ली वाले बंदे ने मिलके
कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, उस पर साइन कर दिया। तो अब सवाल उठता है, क्या मुंबई वाले को, गुजरात वाले को उसका शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो था नहीं, उस पर सिग्नेचर है नहीं, तो क्या उसे शेयर नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सावधानी बरतते हुए बोला नहीं, जब फैमिली सेटलमेंट होगा तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है जो उसमें उसका मेंबर होना जरूरी है, राइटिंग होना जरूरी है। उस केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टिसिपेट नहीं है, फिर भी वह उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। देखिए, इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, the members of the family who originally had not been the party to the settlement, सपोज कि मुंबई वाले और गुजरात वाले नहीं थे, उसको इन्फोर्स कर सकते हो। मीन्स मुजफ्फरपुर वाले, दिल्ली वाले और पिताजी ने जो फैसला कर दिया है, ऑन दैट ग्राउंड्स दे कैन गो टू द कोर्ट। तो ट्रस्ट के केस में एंड फैमिली सेटलमेंट के केस में आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं ना बाउंसर वाउंसर नहीं हो रहा है? नो सर। नो सर। क्योंकि थोड़ा सा मैं इलस्ट्रेशन लेने का मेरा गंदा आदत है। ट्रस्ट एंड फैमिली सेटलमेंट को, दो चीजों को एक्सेप्शन में बात कर रहे हैं बच्चे, अभी हम लोग एक्सेप्शन में बात कर रहे हैं। और मैं फिर से श्योर करता हूं, क्लास में ही लॉ को याद करके चला जाना है, पॉइंट को याद करके चला जाना है। अदर पेपर पे टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप रिविजन्स कीजिए, बट जो टॉप इनके जैसे एक्सेप्शन आया, अच्छा था ट्रस्ट, पहला बात ट्रस्ट, दूसरा था फैमिली सेटलमेंट, तो ऐसे दिमाग में आपका आ जाना चाहिए। अब आते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। सीता के पिताजी ने राम के पिताजी के साथ सीता और राम को शादी कराने का एक समझौता करते हैं। और ऐसा होता है, सीता के पिताजी या राम के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते, गुजर जाते हैं, या कुछ ऐसा संभावना बनता है जो सीता या राम के पिताजी इस कंडीशंस में नहीं है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराए। तो यहां पे देखिए, न ही सीता न ही राम, कॉन्ट्रैक्ट समझौता किसके बीच में हुआ है? पिताजी, सीता के पिताजी और राम के पिताजी के बीच में हुआ है। फिर भी अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो जो बंदे और बंदी हैं उनके पास राइट्स है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का। अगर राम डिनाई करता है सीता के साथ शादी करने से, या सीता डिनाई करती है राम से शादी करने से लेटर ऑन समझौता होने के बाद, तो इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट केस में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी सूट फाइल किया जा सकता है। सीता और राम इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ही में फाइल सूट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला ट्रस्ट, दूसरा फैमिली सेटलमेंट एंड तीसरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट, असाइनमेंट के बारे में किसी बच्चे को मालूम है कुछ? असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शालिनी, हनीप्रिया? नो सर। नो सर। बीएसटी में एक बार याद कीजिए आप लोग, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था, खास तौर से जब इंश्योरेंस का एक मैटर आया था, असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस, याद आया कि नहीं आया? अलीसा, कितने बार मैंने बताया यस सर। आपको तो मालूम होना चाहिए, आपको ही नहीं मालूम है? कोई बात नहीं है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं या कहां पे होता है।
जैसा कि इंश्योरेंस के कानून में आप जानते होंगे, इंश्योरेंस लॉ में जो दो पार्टी होता है, जनरली तीन पार्टी होता है। एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, एंड दूसरा इंश्योर्ड होता है, एंड तीसरा नॉमिनी होता है। जो इंश्योरेंस कंपनी जिन लोगों को लाइफ का प्रोटेक्शन देते हैं, तो वह कहा जाता है इंश्योर्ड। तो सिंपली बात है, अगर इंश्योर्ड किसी भी कारण से गुजर जाता है तो पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। यहां तक तो ठीक है, ये इंश्योरेंस का बात था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से हम जब फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, हमें पैसे की जरूरत है और हम बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे लोन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पूछता है कितना, तो बोलते 10 लाख मुझे चाहिए। बोलता है आप कुछ सिक्योरिटी में क्या देंगे? तो आप कहते हैं मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, हम उसको आपको दे सकते हैं। तो बैंक बोलता है ओके ठीक है। लेकिन दो बातें करेंगे हम, एक असाइनमेंट होता है, दूसरा असाइनमेंट नहीं होता है। तो इंश्योरेंस, तो बैंक क्या करती है, वो LIC बॉन्ड को ले लेती है और उस बंदे को लोन दे देता है। लेकिन होता क्या है, 2 साल के बाद वो बंदा गुजर जाता है और इंश्योरेंस कानून बोलता है जब उसका पैसा किसको मिलेगा? लीगल हेयर्स को मिलेगा। और इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर किसी दूसरे का राइट नहीं होगा, बैंक का भी राइट नहीं होगा। इंश्योरेंस का कानून बोलता है कोई रिकवर नहीं कर सकता इंश्योरेंस का पैसा। सिर्फ और सिर्फ पैसा किसको मिलेगा? उसका जो लीगल हायर्स है, क्योंकि नीड है फैमिली को पैसे की अभी, क्योंकि अर्निंग मेंबर्स फैमिली का गुजर गया है। तो कानून इस पे बहुत सेफ है, इंश्योरेंस लॉ, जो नहीं, नो एनीवन कैन अटैच इंश्योरेंस अमाउंट। तो सर असाइनमेंट बताइए ना, वही बता रहे हैं। तो बैंक कहती है देखिए हम तो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, डेट के ऊपर आपको पैसा दे देंगे, बट पॉलिसी को आपको क्या करना होगा? असाइनमेंट करना होगा इन दी फेवर ऑफ बैंक। इस असाइन करना होगा, सुपुर्द करना होगा बैंक के नाम में, तब जाके उसके ऊपर लोन मिलेगा। जब वो लोन अमाउंट पूरा रिपे कर देगा तो उस असाइनमेंट का क्या होगा? कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, इंश्योरेंस किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, जिसने पॉलिसी लिया है। लेकिन बैंक लोन देने में असाइनमेंट करवा लिया, तो बैंक जो है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस और इंश्योर्ड के बीच में बैंक कहीं से नहीं था। बट असाइनमेंट की वजह से वह अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्लेम कर सकता है उस पैसे के अमाउंट को, जब अगर देहांत हो जाता है इंश्योर्ड होल्डर का, पॉलिसी होल्डर का। तो असाइनमेंट समझे, तो यही बोला है, व्हेन द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, मींस उस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वह असाइन कर दिया गया है, तो द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, द बैंक कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? अब आते हैं एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल होता क्या है? हम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राम और श्याम के बीच में झगड़ा हो रहा था पैसे को लेके, और अचानक से हम वहां पहुंच गए और मुझे मालूम चला, तो हम बोले भैया झगड़ा छोड़ो तुम लोग। श्याम को बोले यार तुम राम को परेशान मत करो, कितना पैसा बाकी है? बोला 50,000। हमने ठीक है हम दे देंगे। तो मैंने क्या किया, हमने एक्नॉलेज कर लिया अब यहाँ पे। तो इस कंडक्ट में, इस केस में जो है सो लायबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। खासतौर से पार्टनरशिप के केस में आप लोगों ने देखा होगा, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट।
जब प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ ए थर्ड पार्टी, अगर एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल हो जाता है तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। इसको एक और एग्जांपल से इसको समझाते हैं, उसको समझिएगा यहाँ पे बेहतर, एक्नॉलेज और एस्टॉपल को क्या बनता है। राम, श्याम और मोहन, राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे और मोहन भी वहां बैठा हुआ था, और राम ने ऐसा प्रतीत या श्याम ने ऐसा प्रतीत दिखाया जिससे मोहन को लगा जो भाई राम और श्याम दोनों पार्टनर हैं, जो वास्तविकता में नहीं था। और श्याम का मार्केट में बहुत गुडविल है, श्याम ने ऐसा प्रतीत होने दिया मोहन को जो हम एजेंट हैं या हम प्रिंसिपल हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मोहन बिलीव करके कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कुछ सप्लाई कर देता है श्याम के बिलीव पे, तो उस केस में उसको एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल कहा जाएगा। एंड जो थर्ड पार्टी है, ऑल्दो श्याम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, फिर भी वो बाइंडिंग हो जाएगा उसके ऊपर। अभी के टॉपिक को लेके अगर कोई समझ में एस्टिपल का मतलब एक्नॉलेजमेंट एंड एस्टॉपल, एस्टॉपल करने का मतलब क्या होता है, जो हम किसी को कुछ ऐसा जानने देते हैं बाय कंडक्ट और बिहेवियर, जब सामने वाले को हम प्रतीत होने देते हैं जो वास्तव में नहीं है, फिर भी ऐसा महसूस होने देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। तो अब महसूस होने दे रहे हैं मतलब एक्नॉलेज कर रहे हैं कानून की नजर में। ये इसलिए कहा गया जो ऐसा मीन्स आप किसी को चीटिंग ना कर सके। आप मीन्स दो दोस्त मिलके, दो तीन लोग मिलके एक इनोसेंट को आप चीट नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। यस सर। ओके, सर अभी बताएं या फिर बाद में? आपको जैसे ठीक लगे। अच्छा, देखिए इस टॉपिक को बस अभी यहीं पे इतना ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल नहीं है। एक चैप्टर है जहाँ पे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, उस पे बहुत सारे केस लॉ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे उसको। और क्या है, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो थोड़ा सा चीजों को हम लोग डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं एक थर्ड पार्टी, बस यहाँ पे अभी इतना ही समझना है, किसी के कंडक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बस इतना ही समझना है। अब वो कैसे बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये सारी चीजों को हम लोग आगे समझेंगे, आगे बहुत डिटेल में एनालिसिस है इसका। ओके, तो फॉर द टाइमिंग आपको ये समझ लेना है, इतना ही वर्ड समझना है, बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज, बस। सर जी सर एक क्वेश्चन। पूछिए ना, पूछिए, एकदम पूछिए क्वेश्चन। सर इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब कि कोई दो मतलब फ्रेंड्स है, वो तीसरे के साथ ए बी सी फ्रेंड है, और ए बी फ्रेंड और सी के साथ कांटेक्ट करना है ए को, और सी के कंडक्ट में मतलब ए और सी, बी के कंडक्ट में ए और सी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे जो सी है वो बी को जानता है, उसके वजह से वो ए को मतलब ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। जानता अगर है, नहीं, कुछ एक मिनट, ए देखो, गलत करता है तो एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, हम यहाँ पे आपको सब कुछ आप सही बोले, जानता है वो मैटर नहीं है। देखिए समझिएगा, चार दोस्त बैठे हैं, हम नाम पे अभी नहीं जाते हैं, चार दोस्त बैठे हैं, ठीक है, एक पांचवा बंदा भी वहां बैठा है, ठीक है, चार दोस्त बैठे हैं, एक पांचवा बंदा भी वहां बैठा है। चार दोस्त में तीन दोस्त पार्टनर है, एक दोस्त पार्टनर नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हमें इनहेंस करता हूं। मिस मुकेश भाई, मतलब चार दोस्त में क्या है, मुकेश भाई कौन, रिलायंस वाले, वो भी आए हुए हैं उस मीटिंग में, बात को समझिएगा। उस जगह पे पांच जो लोग हैं उसमें मुकेश भाई भी बैठे हुए हैं और एक बाहर का बंदा बैठा हुआ है। अब बातचीत चल रही है, किसी पे चर्चा चल रहा है। अब मुकेश भाई
एक्चुअल में उस फर्म का पार्टनर नहीं है, मान लीजिए जो भी फर्म का नाम हो उसका पार्टनर नहीं है, बट मुकेश भाई अपने आचरण के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा ऐसा प्रतीत होने दे रहे हैं जो उस फर्म का वो पार्टनर है। ठीक है, ये मीटिंग में बात हो गया, वहां पे सारी बातें हो गई, या कहीं शादी गैदरिंग में मिले और मुकेश भाई ऐसा ऐसा बात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि भाई वो पार्टनर है उस फर्म का, और सही में वो पार्टनर नहीं है। अब कल हो के, परसों हो के, या महीने के बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, वह जो एक अलग वाला बंदा था, वह यह समझ के जो भाई मुकेश भाई इसके पार्टनर है, इसका जिसका इतना अच्छा गुडविल है, तो उसने सप्लाई कर दिया मटेरियल को उस फर्म को। तो अब मुकेश भाई इसको डिनाई नहीं कर सकता है जो हम पार्टनर नहीं है, हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है उस अमाउंट के लिए, क्योंकि उसने एक्नॉलेज किया बाय कंडक्ट, अपने इन राइटिंग में नहीं है बट बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी, तो उन्होंने इसके लिए ऑब्लिगेशंस उनके माथे पे भी जाएगा। अब क्लियर आया, समझ में आया? यस सर। तो बाय कंडक्ट के बात हो रही है यहाँ पे। ओके, इस केस लॉ को पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा हुआ होगा, इसको एक बार रीड कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जहां भी अगर समझने में कठिनाई होगी इस एक्नॉलेज को लेके, एक्नॉलेजमेंट को लेके, स्टपल को लेके, तो अब यहाँ पे कानून उसको रोकता है मुकेश भाई को डिनाई करने के लिए। देख, तूने तो पहले बता दिया, तूने तो ऐसा प्रतीत होने दिया जो तुम पार्टनर हो, और आज डिनाई करना चाहते हो, वो नहीं चलेगा, कोर्ट वहां पे इंटरवेन करेगी। अब यहां पे बोलता है इन द कोर्स ऑफ कविनेंट। कविनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रनिंग विद द लैंड, लैंड के संबंधित अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में क्या थर्ड पार्टी सू फाइल कर सकता है। अब समझिए, एक पर्सन है जो लैंड को खरीदता है, विद नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड। Agreement affecting the land may be enforced by the successor of the seller. एक चीज आप जानते हैं, लैंड से जुड़ी अगर जो लैंड का ओनर होता है, सपोज बात को समझिएगा, 5 साल पहले कोई और ओनर था और 5 साल बाद कोई और ओनर है, मान लीजिए ए था और बी हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं लैंड में रेवेन्यू पे करना होता है, रेवेन्यू मतलब उसकी मालगुजारी देनी होती है, उसका रसीद करता है, और ऐसा प्रतीत चल रहा 20 सालों से किसी ने मालगुजारी नहीं दिया। तो अब क्या होता है, लैंड का जो ओनर होता है सरकार किसको खोजेगी? ऐसा तो नहीं है जो भैया 5 साल पहले कौन ओनर था, अच्छा उसने नहीं दिया, उससे जाकर पैसा वसूलो, फिर 5 साल पहले किसने नहीं दिया था उससे वसूलो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, जो लैंड का प्रेजेंट मालिक होता है सरकार उसके ऊपर ही एक्शंस लेती है। तो इन दी अगर ऐसे कंडीशंस में रिकवर कहां से होगा, ऑल्दो दैट टाइम ही वाज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट लैंड ओनर। क्लियर? जब कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, मुकेश भाई रिलायंस कंपनी के जो ओनर हैं उनके जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे इंडिया लेवल पे हो, मल्टीनेशनल लेवल पे, तो उसमें उनके मैनेजर के थ्रू, डायरेक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, मींस पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मेड होता है। अब वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो मुकेश भाई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस समय में, मान लीजिए नेम नहीं है, बट वो प्रिंसिपल है, एजेंट के द्वारा अगर कोई काम करवाए हैं तो प्रिंसिपल है, तो उस केस में प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो ही इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? समझ में आया? Yes.
आज हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है क्या, आवाज बीच में ड्रॉप हो रहा है क्या आज?